गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद माथुर आज आपको लैंगिक समानता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले अपन देखेंगे लैंगिक समानता का अर्थ। जैसा कि हमने मीनिंग्स ऑफ जेंडर है ना, तो देखिए इसमें लिंग के आधार पर जो हमारे यहाँ पर असमानता है, देखिए लिंग के आधार पर यानी महिला और पुरुषों में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। तो हम देखेंगे कि सामाजिक आधार पर भी अंतर है, समाज में राजनीतिक आधार पर भी अंतर है, और शैक्षणिक क्षेत्रों की समानता के आधार पर भी जो हमने बात कही थी उसमें भी अंतर है। लेकिन अब देखें तो समानता विशेषकर अवसरों की समानता से संबंधित होती है। जो हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं वह अवसरों की समानता है कि किस व्यक्ति को आप कितना अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगर अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे महिलाओं व लड़कियों को तो वह आगे बढ़ेंगी, उनकी परंपरागत सोच जो है वो बदलाव आएगा, असमानता का जो दायरा है वो ख़त्म होता चला जाएगा। असमानता यानी बाहर लाकर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, यानी एक दायरा नहीं बनाया जाए कि जिससे कि वह एक घर में ही सीमित रहकर अपना जीवन यापन करें, बल्कि उन्हें बाहर भी निकाला जाए जिससे वह समुचित अपना विकास कर सकें और अवसर की समानता का लाभ उठा सकें। ज़रूरत इस बात की है कि स्त्रियों को स्वयं अपने बारे में सोचने विचारने, देखिए अधिकतर क्या होता है कि उन्हें सोचने विचारने का अवसर नहीं प्रदान किया जाता है। उनके पेरेंट्स, माता पिता या उनके पति या उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको सोचने, समझने, विचार करने या निर्णय लेने का दायित्व प्रदान किया जाता है। स्त्रियां स्वयं अपने आप में सोचने, विचारने या निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती हैं, बल्कि उनको उससे वंचित रखा जाता है। तो जब जब वंचित रखा जाएगा तो वह स्व मानता का अभाव नहीं मिलेगा, असमानता का अभाव मिलेगा और वह अवसरों की समानता को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। आगे देखें तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वह किसी भी निर्णय को लेने के लिए दूसरों पर तत्पर रहती हैं। दूसरे निर्णय लेंगे तभी वह आगे बढ़ेंगी, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगी। कुछ निर्णय त्वरित होते हैं जो हमें तुरंत लेने होते हैं, लेकिन जब तक हम उनको तुरंत नहीं लेंगे तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस होगा, यानी हानि होगी। देखिए, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होने पाता है, केवल उन्हें बच्चे पालने व घर का काम करने जैसे कार्यों में लगा दिया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि इससे अवसरों की समानता नहीं मिलेगी, खाली एक परिवार के दायरे में सीमित रहकर नारी रह जाएगी। उनका कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत सीमाओं से बंधकर रह जाता है। तो जब हम कार्य क्षेत्र को एक सीमा में बांध देंगे तो कार्य क्षेत्र कहाँ बढ़ा, वो तो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन वर्तमान में आर्थिक जगत में ऐसी आवश्यकता आ गई है कि पति पत्नी दोनों साथ कमाएं, इसलिए अब दोनों को अवसरों की समानता मिल रही है, दोनों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और दोनों आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने के साथ में बच्चों का लालन पालन, पोषण, पढ़ाई लिखाई आदि कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ये हमारा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा टॉपिक है लैंगिक समानता के निर्धारक कारक। तो इसमें सबसे पहले देखें लैंगिक समानता
के निर्धारक कारक में देखते हैं महिला सशक्तिकरण। तो देखिए, किसी भी देश की महिला कितनी सशक्त है, तो ये तो कब सशक्त बताई जाएगी, जब जागरूकता अधिक होगी। और दूसरी बात, शिक्षा बहुत ही मस्ट होगी, है ना। जैसे केरल में देखते हैं अपन कि महिलाएं बहुत जागरूक हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है वहाँ पर, और वह अपने अस्तित्व के लिए प्रयास कर रही हैं। और वह कितनी भी और किस प्रकार का अधिकार प्राप्त किए गए हैं, कितनी मात्रा में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, देश में, समाज में व परिवार में उनकी क्या स्थिति है, महिला भागीदारी व महत्वपूर्ण रोजगार में समाज व परिवार की स्थिति क्या है, बढ़िया स्थिति का अर्जन आदि महिला सशक्तिकरण का सूचक होता है। जिस आधार पर महिलाएं सशक्तिकरण का अनुमान लगाया जा सकता है, तो हम महिलाओं का सशक्तिकरण का अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि जहाँ पर महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी हो, परिवार में अच्छी हो, राजनीतिक रूप में अच्छी हो, सामाजिक रूप में अच्छी हो, वहीं हम ये देखते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है, वह रोजगार व्यवसाय क्षेत्र में सबसे अग्रणी हो, लिंग अनुपात अधिक हो, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर महिला शिक्षा की जो सशक्तिकरण है वो हो चुका होता है। सेकंड पॉइंट है अपना स्वास्थ्य, हेल्थ। तो देखिए, जब से कोरोना आया है तो स्वास्थ्य पे भारत सरकार, राज्य सरकार सभी जोर दे रही हैं, दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, सभी के स्वास्थ्यों पर जोर दे रही हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ऐसे डाइट लीजिए, इस तरह का भोजन कीजिए जिससे कि आपकी सेहत बनी रहे। और बहुत सारी जिन जिन लोगों को बीमारियां होती हैं उनके लिए भी नियमित रूप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उनका अनुसरण करें तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले स्वास्थ्य पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस समय जैसे कोई महिला प्रसव में है तो प्रसव काल के समय जो सेवाएं उसे प्रदान की जाती हैं, उससे स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ा है और जच्चा बच्चा जो है वो दोनों सुरक्षित रहते हैं। और कुपोषण बच्चों का जन्म कम होता है, बल्कि स्वस्थ बच्चों का जन्म ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य का स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षा, एजुकेशन। देखिए, पुरुष और महिलाओं का शिक्षा संबंधी अनुपात लैंगिक समानता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लैंगिक समानता को दर्शाता है। जिस प्रकार असहमियत होती है उसी अनुपात में भेदभाव का स्तर नज़र आता है। लोगों की जो मानसिकता कैसी है, इससे ये पता चलता है कि शिक्षा संबंधी कितनी जागरूकता है। पर लैंगिक असमानता का स्तर अवश्य इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो देखिए, जहाँ जहाँ शिक्षा होगी वहाँ वहाँ जन्म व मृत्यु दर में भी क्या होगी, कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और महिलाओं की जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ावा मिलेगा, और लिंगानुपात महिलाओं का अधिक होगा क्योंकि शिक्षा होगी। महिलाओं को रोजगार, व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी और समानता के अवसरों का उनको लाभ मिलेगा, उनको अवसर अधिक दिए जाएंगे। अगर महिलाएं हैं और एजुकेटेड हैं तो अवसर बहुत अधिक मिलेंगे उनको। फोर्थ पॉइंट है हमारी आर्थिक भागीदारी। देखिए, फाइनेंशियल
जो होती है, आर्थिक होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का भी स्तर इस बात की ओर इशारा करता है, किस बात की ओर इशारा करता है कि अगर महिलाएं का रोजगार का अवसर अधिक है, यानी अवसरों की समानता है, तो आर्थिक भागीदारी भी उनके लिए क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ना कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर कोई सवाल पैदा कर पाएगा कोई। आर्थिक स्थिति का अगर हम आंकलन करते समय करें तो अर्जित आय और रोजगार में भागीदारी व व्यवसाय आदि महत्वपूर्ण होते हैं। महिलाओं की जो आय होगी वो इस ओर इशारा करती है कि आर्थिक रूप में वो कितनी सशक्त हैं। रोजगार में अगर हैं वो एम्प्लॉयड हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हों चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयड हों, तो उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। व्यवसाय में भी बहुत सी महिलाएं, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो व्यवसाय कम करती हैं महिलाएं, नौकरी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उन्हें व्यवसाय के अवसर में नहीं दिए जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में हम देखें तो महिलाओं को व्यवसाय में बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। अधिकतर महिलाएं अपना व्यवसाय खुद चलाती हैं, खुद उसको वो करती हैं, हैंडल करती हैं, यहाँ तक कि होटल्स वगैरह भी चलाती हैं। तो आर्थिक भागीदारी भी उनके लिए क्या है, सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्तित्व। महिलाओं का अस्तित्व देखिए कितना है कितना नहीं है। इसका सकारात्मक पहलू या सकारात्मक कारक महिलाओं की बेहतर स्थिति से जान सकते हैं। आवश्यक परिस्थितियों का समाज में व उनके बेहतरी और संघर्ष में अंतराल कम कर रहा है। बेहतरी और विकास की भी कम संभावना रहती है। उनका अधिकतम विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। तो किस कारक पर निर्भर करता है? इसी कारक पर निर्भर करता है कि उनका कितना अस्तित्व है। तो आज वर्तमान में देखें तो महिला पुरुष दोनों साथ कमा रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, आर्थिक भागीदारी भी आ रही है, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, अवसरों की समानता भी मिल रही है और महिलाओं का अस्तित्व भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। पहले महिलाओं को नहीं पूछते थे लोग, अब महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी दी है जब से, तो लोग उनको पूछ रहे हैं, उनका मान सम्मान भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग निर्धारण के लिए गर्भपात। देखिए, अधिकतर हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं कि लड़का होना चाहिए, और अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही क्या कर देते हैं, उसका गर्भपात कर देते हैं, मार देते हैं उसे। इसके लिए गवर्नमेंट हमारी बड़ी सजग हुई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और इस निर्भयंग हत्याकांड को वह आगे नहीं बढ़ा रही है, बल्कि डॉक्टर्स अन्य लोगों को जिम्मेदार बना रही है कि इस तरीके का पाप वो ना करें और लैंगिक असमानता को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि लैंगिक असमानता अगर आगे बढ़ती है तो आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब है कि शासन प्रक्रिया में भागीदारी। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बहुत सी महिलाओं को, या कहें संपूर्ण महिलाओं को, यह अधिकार प्रदान किया जा रहा है
और उन्हें सजग बनाया जा रहा है कि आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे उसको आप वोट दीजिए, उसको राजनीति में लाइए। और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी करने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे कि देखें हम कि भरतपुर की सांसद कोली जी हैं, तो वो भी एक महिला हैं, है ना। बीच में अगर हम देखें तो एक बार हमारे राष्ट्रपति भी महिला थी, राज्यपाल भी महिला थी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वह राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्रतिभा पाटिल थी, राज्यपाल भी रही हैं और राष्ट्रपति भी रही हैं। तो राजनीतिक सशक्तिकरण का उच्च महिलाओं के विकास का द्योतक माना जाता है। महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, उस समय उनकी राजनीतिक भागीदारी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लैंगिक समानता के लिए सकारात्मक सोच बना रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साक्षरता दर। साक्षरता की बात करें तो हम देखते हैं कि महिला व पुरुषों में साक्षरता का दर स्तर जो है कितना है, तो पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। क्योंकि केवल प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर महिलाओं को आगे नहीं पढ़ाया जाता है, या माध्यमिक शिक्षा तक ही पढ़ाया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अग्रणी नहीं किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा उन्नत होती जा रही है, और यह सुविधाओं में जो अंतर आ रहा है वो महिला व साक्षरता का प्रतिशत कम हो उसके लिए आगे लगाया जा रहा है। शिक्षा संबंधी जो जागरूकता कम है या ज़्यादा है उसके प्रति भेदभाव का पता लग जाता है। तो महिलाओं की जो लिटरेसी है अब वो ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आय का अनुपात। देखिए, पुरुष स्त्रियों के अनुपात में कम अंतर होना सामाजिक समानता का स्तर तय करता है। देखिए, वैसे देखें तो स्त्रियां अब ज़्यादा कमा रही हैं, क्योंकि उनके पास में गवर्नमेंट रोज़गार है, चाहे व्यवसाय है, चाहे अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है। तो वह धीरे धीरे किसी भी जैसे ग्रामीण सेक्टर्स में पशुपालन के माध्यम से भी महिलाएं पशुपालन करके अपना रोज़गार स्थापित कर रही हैं। तो और बालक बालिकाओं को देखें तो उनमें जो साक्षरता का जो अंतर है या आय का अंतर है वो कम हुआ है, और रोज़गार के अवसर अधिक होने के कारण आर्थिक क्रियाओं में उनकी भागीदारी करते हुए देखा जा रहा है। आय का अनुपात की जो खाई थी उसको पाटा जा रहा है। महिलाओं की आर्थिक क्रिया उत्पादन की प्रक्रिया भागीदारी बढ़ती जा रही है। अब ऑनलाइन कार्यक्रम में भी महिलाएं आय को बढ़ा रही हैं, जैसे फेसबुक पर पेज बनाकर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। तो इस माध्यम से भी अपना वो व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। तो यही आज का टॉपिक था, लैंगिक समानता के निर्धारक कारक, जिसमें जो असमानता थी उसको पूर्ण किया गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।